दोस्तों एक 27 साल की एक जवान विधवा होती है और उसके साथ में प्रधान रिश्वत के तौर पर उसकी हवस बुझाने की कोशिश करता है खुद की। बल्कि वो राजी नहीं होती है, लेकिन मजबूरी के कारण किसी तरह से वो जो 27 साल की विधवा एक जवान खूबसूरत सी हसीन लड़की है, औरत है, वो उस प्रधान के साथ में एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे कि जैसे मामला आगे बढ़ता है, वो ऐसी मुसीबतें आ जाती है, मतलब मामला क्या होता है आगे, क्या परेशानी है, किस वजह से उसको प्रधान के साथ में सोना पड़ा, विधवा की क्या मजबूरी थी, आप लोगों को पूरा इस कहानी में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरा देखें। दोस्तों मेरा नाम है शाहरुख और आज की सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश गोरखपुर का एक गांव है भटहट, वहीं की ये बात है। तो 2018 की बातें हैं। पति और पत्नी थे, उनकी कपल थे, उनकी दोनों को शादी हो जाती है और तकरीबन 3 साल इनका मामला चलता है। 3 साल तक दोनों अच्छे रिलेशन में होते हैं। उसका पति है जो एक गवर्नमेंट में प्राइवेट जॉब करता है, तकरीबन 15 से 20 हजार रुपये कमा कर अपने घर के खर्चे को चलाता है। दोनों पति पत्नियों के बीच में एक लड़का पैदा हो जाता है, जो कि एक काफ़ी 1 डेढ़ साल बाद में पैदा होता है, लेकिन अच्छे से रहते हैं। 3 साल बाद में क्या होता है कि उसका पति जो कि किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। 27 साल की उम्र में ही जो वो लड़की है, औरत है, विधवा हो जाती है। जब वो विधवा अपने मायके जाती है तो मायके वाले उसको रखने के लिए मना कर देते हैं कि हम तुम्हारा पालन पोषण कैसे करेंगे, हम किस तरह से तुमको रखेंगे। लेकिन जैसे उसको ससुराल वाले भी उसको पूरी तरह से मना कर देते हैं कि हम भी तुमको नहीं रख सकते। मतलब ससुराल वाले भी रखने से मना कर दिए और अपने पिहर वाले भी, मायके वाले भी उसको रखने से मना कर दिए। तो दोनों के वहां से जब चली जाती है एक विधवा अकेली, एक मजबूर और मजलूम औरत, आखिर जाए तो जाए कहाँ। उसने क्या किया, एक रूम वहीं पर अपने गांव से थोड़ी दूर किराए पर लिया और किसी ने उसको बताया कि एक ऐसे मजलूम लोगों के लिए, विधवाओं के लिए एक ऑफर है, हमारी सरकार उनको कुछ देती है, जो कि विधवा पेंशन के तौर पर उनको 500 रुपये देती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक राशन कार्ड बनवाना होगा। और साथ ही जो मनरेगा में काम होता है, मनरेगा मनरेगा की उसको जो कि कुछ भी उसके मामलात में बताया जाता है कि मनरेगा में काम करने वाले को दिहाड़ी के तौर पर एक दिन का 235 रुपया दिया जाता है। तो हम तुमको उसमें लगवाने के लिए तैयार हैं। हालांकि तुमको बस राशन कार्ड बनवाना होगा और इसके लिए तुमको एक प्रधान की जरूरत पड़ेगी, जो कि गांव का एक प्रधान होता है। सरपंच होता है पहले, लेकिन उप सरपंच भी होता है, प्रधान होता है। तो प्रधान की आप लोगों को सिग्नेचर पे यानी साइन करवाने की उसमें जरूरत पड़ेगी। तो तुम प्रधान के पास में चली जाना। दोस्तों वो विधवा औरत सोचती है कि अगर 235 रुपये मुझे वो मिल जाएं, 500 रुपया हर महीने विधवा के तौर पर मिल जाएं, तो मेरा अच्छे से जो कि गुजारा चल जाएगा, मेरा टाइम पास अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ में और कोई करने वाला है ही नहीं। प्रधान के पास में वो औरत जाती है, उससे पूछती है कि प्रधान साहब, मुझे अपना राशन कार्ड बनवाना है, मुझे पेंशन बंधवानी है, मुझे मनरेगा में काम करवाना है, तो आप मेरी मदद कीजिए, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो प्रधान था उसने सोचा, उसने कहा कि तुम्हारा काम तो हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। प्रधान सोचता है कि इसके पास में देने के लिए रिश्वत तो है नहीं, बल्कि इसके पास में देने के लिए बहुत कुछ है, अगर ये दे सके तो। उसके दिमाग में जो कि कुछ गंदे ख्यालात आते हैं। वो सोचता है कि मुझे इसके साथ में क्यों ना सो जाना चाहिए इसके बदले। दोस्तों वो उसे विधवा 27 साल की औरत से कहता है कि देखिए, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, तुम्हारे पास में पैसे तो नहीं है, बल्कि तुम मेरे साथ में एक रात बिताना चाहोगी तो तुम्हारा पूरा काम है, पूरा मामला है, जो पूरी तरह से मैं करवा दूंगा। तो उसके साथ में पहले तो सोने के लिए वो मना करती है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अपनी पेंशन वगैरह नहीं बंधवानी है। लेकिन बेचारी मजलूम थी, मजबूर थी, अपने घर वालों ने उसका साथ छोड़ दिया था, तो उसके साथ में जाने के लिए वो हामिल भर देती है, मतलब हाँ कर देती है कि हाँ मैं आज रात को तुम्हारे पास में आ जाऊंगी। प्रधान है जो एक्सेप्ट कर लेता है। प्रधान कहता है कि चलो मैं तुम्हारे काम को भी करवा दूंगा। लेकिन प्रधान के पास में जैसे ही वो रात को आती है, प्रधान अपनी हवस को बुझाता है, उसके साथ में नाजायज संबंध बनाता है। उसके बाद में वो अगले दिन उसको कह देता है कि सिफारिश लेकर अपने साइन कर कर उसे भेज देता है सेक्रेटरी के पास में। तो सेक्रेटरी भी ऐसा नहीं था, सेक्रेटरी भी अपना हवस का पुजारी निकला। सेक्रेटरी के पास में विधवा महिला जाती है, तो सेक्रेटरी भी रिश्वत के तौर पर उसको अपने साथ में एक रात बिताने के लिए कहता है। लेकिन बेचारी मजबूर थी, कहती है कि मैंने अपने मन में सोचती है कि प्रधान के साथ में भी ये काम किया है, क्यों ना अगर मेरा काम हो जाए, मैं अकेली मजलूम औरत हूँ, तो मैं सेक्रेटरी के साथ में भी चली जाती हूँ। दोस्तों सेक्रेटरी के साथ में भी उसको यह काम करना पड़ता है मजबूरन। सेक्रेटरी के साथ में जब ये काम करती है तो सेक्रेटरी आगे के बंदों के पास में भेजता है। जैसे ही आगे के बंदों के पास में वो भेजता है, तो आगे के बंदे भी तकरीबन यहाँ तक कि
13 से 14 लोगों के पास में, सरकारी कर्मचारियों के पास में यह औरत बेचारी विधवा अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने कागज़ों को लेकर जाती है और बारी-बारी से वो 13 से 14 लोग हैं जो इसके साथ में पूरी तरह से गलत और नाजायज़ संबंध बनाते हैं, इसके मज़लूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, इसके साथ में गलत काम करते हैं। हालाँकि दोस्तों, कहते हैं ना कि कुदरत की लाठी भी बड़ी तेज़ होती है, आवाज़ नहीं करती है, अपना काम सट से कर देती है। लेकिन ऐसे ही कुछ चलता है, तकरीबन 3 महीने गुज़र जाते हैं, बारी-बारी से सभी लोग उसके साथ में शोषण करते रहे, उसका नाजायज़ जो कि उसका गलत फ़ायदा उठाते रहे, उसके मौके का फ़ायदा उठाते रहे। जैसे ही टाइम गुज़रता है, एक बार क्या होता है कि 3 महीने बाद में तकरीबन वो बीमार हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। अच्छा, 3 महीने बाद में उसके पास में नोटिस आ जाता है, उसका राशन कार्ड बन जाता है, विधवा की पेंशन बन जाती है, उसको मनरेगा में काम भी मिल जाता है, लेकिन उसके साथ में एक आफ़त आन पड़ती है कि वो बीमार हो जाती है। बीमार होने के कारण झोले छाप डॉक्टरों के पास में वो जब दिखाने के लिए जाती है, तो डॉक्टर उसको दे देता है, गोली दवाई दे देता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो सोचती है क्यों ना मैं प्रधान के पास में ही जाऊँ, प्रधान ही मेरी कुछ मदद करेगा। तो प्रधान के पास में जब वो जाती है, प्रधान कहता है कि प्रधान एक डॉक्टर का उसको नंबर दे देता है, उसका एड्रेस बता देता है। डॉक्टर के पास में प्रधान अपनी तरफ से कॉल भी कर देता है कि तुम इसका इलाज कर देना, तुम इसको अच्छे से देख देना। दोस्तों, जब वो प्रधान के पास में गई, प्रधान ने डॉक्टर के पास में भेजा, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने उसका खून जाँच कराने के लिए उसकी एक रिपोर्ट लिख दी, उसको कह दिया कि तुम ऐसा करो, तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाओ और अपना ब्लड जाँच करवाया। वो खून जाँच करवा के डॉक्टर के पास में आती है, तो वो एचआईवी पॉज़िटिव पाई जाती है। एचआईवी पॉज़िटिव पाई जाती है, तो डॉक्टर उसको जो कि प्रधान को कहता है कि तुम प्रधान साहब, ये एचआईवी पॉज़िटिव है ये औरत, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्रधान के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये औरत एचआईवी पॉजिटिव कैसे होती है? कहता है अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम फिर से इसकी जाँच करवाओ, ये फिर से अपना जो कि अच्छे से इसकी तुम जाँच करवाओ। लेकिन दोस्तों, फिर से उसकी जाँच करवाई जाती है, दूसरे डॉक्टर के पास में भेजा जाता है, वो जाँच कराती है, तो एचआईवी पॉजिटिव ही वो औरत पाई जाती है। तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे बात आती है, प्रधान के पास में जाती है, सेक्रेटरी के पास में जाती है, सेक्रेटरी से जो भी 13-14 वो बंदे थे, उन सभी के पास में ये बात पहुँच जाती है। सभी अपने-अपने भाग कर खड़े हो जाते हैं, सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सभी को देखता है कि यार ये एचआईवी पॉजिटिव है, तो हमें भी क्यों ना अपनी जाँच करवानी चाहिए। सभी हॉस्पिटल में जाते हैं, बारी-बारी से जाते हैं, क्योंकि खलबली मच चुकी थी, तो 13 से जो 14 बंदे थे, सभी एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ तक ये मामला आता है, क्या उस औरत से ही ये एचआईवी पॉजिटिव हुए थे? क्या उनकी औरतें एचआईवी पॉजिटिव हैं? ये मामला अभी तक खुल नहीं पाया है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने एक मज़लूम का, एक विधवा का जो है कि गलत इस्तेमाल किया, उनका फ़ायदा उठा करके उन्होंने उसके साथ में गलत संबंध किया। तो कुदरत ने कैसा खेल खेला है, कैसा निराला खेल खेला है, उन सभी को 13 से 14 को जो कि एक रिश्वत के तौर पर उसके जिस्म को माँगने वालों को एचआईवी पॉजिटिव कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सभी को जागरूक और सचेत करना है, क्योंकि आज के युग में भी यही चल रहा है। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, डिपार्टमेंट में जो भी कहीं पर भी हो, हॉस्पिटल में जाओ, थानों में जाओ या कहीं पर भी आप जाओ, तो कहीं न कहीं आप लोगों को रिश्वतखोर तो मिलेंगे ही। तो दोस्तों, आप लोगों की ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर पहली बार आए हो तो इसे फॉलो कीजिए और आगे तक शेयर करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता दें कि कहाँ से देख पा रहे हो, क्योंकि हम आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे।